नमस्कार। देश की सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनावी चेहरा कौन होगा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा? इन तीनों सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर लंच के लिए पहुंचे और आज माहौल बदल गया। कल तक जो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य ये कहते नहीं थक रहे थे कि यूपी में बीजेपी के चेहरे का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वही आज ये बोल रहे हैं कि यूपी में बीजेपी का चुनावी चेहरा भी योगी होंगे और सीएम का चेहरा भी योगी होंगे। इन बदले हुए बयानों के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूपी बीजेपी में अब सब ठीक ठाक है? ये रिपोर्ट देखिए। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहे। तो बीजेपी में सब ठीक ठाक है, इसे सवाल समझिए या इसे ही जवाब समझ लीजिए या ठीक ठीक लगा लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक लंच ने यूपी बीजेपी की सारी सियासतों, सारे बयानों और बहुत सारे अरमानों का जायका बदल दिया। कुछ का जायका बना दिया, कुछ का बिगाड़ दिया। जुबानें बदल गईं। जो कल तक खम ठोक के कहते थे कि यूपी में बीजेपी का सीएम चेहरा सिर्फ दिल्ली तय करेगी, दिल्ली से जब परवाना पहुंचेगा लखनऊ तभी मालूम चलेगा कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन एक दस्तरखान बिछा और सब बदल गया। देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा करने का कोई विषय नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के पिछले बयानों को सुना होगा आपने। उन्हीं बयानों ने सवालों का तंबू ताना था। उन्होंने किसी मंच से ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन आज कह रहे हैं। फिर से सुनिए। देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। जवाब पर गौर कीजिए। अगर केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम का चेहरा होंगे। इसका अर्थ यूं लगाइए कि केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है और हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर ये कहना उसी दस्तरखान में केशव को बताया गया हो जो कल दोपहर को लगा था केशव के ही घर पर। लेकिन केशव कह रहे हैं कि कल तो बेटे और बहू को सीएम आशीर्वाद देने आए थे। बेटे की शादी हुई थी, बहू भी आई थी, तो कल उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो पहली बार सात कालिदास आवास जरूर आए हैं, लेकिन सुख और दुख का जब भी कोई कारण होता है तो आना जाना सबका रहता है। और जब मेरे पिताजी नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी उस समय भी मेरे निवास सिराथू गए थे। उस समय सिराथू जाकर के उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की थी और अभी एक तरह से प्रसन्नता का समय है तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। बहू और बेटे को सीएम आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन एक ही लंच पर बीजेपी के नेताओं के सुर सध गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए। स्वाभाविक रूप से जब वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो अभी तो फिलहाल हमारे पास चेहरा है। जब चेहरा है तो हमें दाएं बाएं झांकने की आवश्यकता नहीं है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बनाया जाए। आज तक से ही कहा था इन्होंने। सुनिए ना। वो केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है। माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं और भी नए चेहरे कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। लेकिन आज यही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी उसी बात से किनारा कर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से चेहरा अपने आप स्पष्ट हो गया। इनकी बात भी सुनी कि नहीं आपने? बीजेपी आला कमान ने डिसाइड कर लिया है। मतलब ये कि बीजेपी के भीतर चेहरे की लड़ाई खत्म हो गई है। बीजेपी के भीतर यूपी में नेतृत्व का सवाल खत्म हो गया है। बीजेपी के भीतर सीएम के चेहरे की शंका खत्म हो गई है। और ये सब हुआ सिर्फ एक लंच पर। 4.5 बरस में योगी का पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना और सब एकाएक ठीक हो जाना। मान के चलिए कि सब ठीक ठाक है अब, या ठीक ठीक लगा लीजिए। समर्थ श्रीवास्तव और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान तो यही कह रहे थे कि अब सब ठीक ठाक है, मगर संजय निषाद ने डिप्टी सीएम बनने की अपनी इच्छा जाहिर करके बीजेपी को सांसत में डाल दिया है। संजय निषाद ने चंद रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी में निषादों को साधने के लिए बीजेपी ने यह कवायद की है। मगर संजय निषाद के इस बयान के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में, एनडीए में वाकई सब ठीक ठाक है? अमित शाह की पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, फिर अनुप्रिया पटेल की एंट्री, और उसके बाद संजय निषाद के साथ चर्चा। दिल्ली दरबार में जब योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों पहले पहुंचे थे, उस वक्त अमित शाह अपने उस फॉर्मूले को मजबूत कर रहे थे जो यूपी में पिछले 3 बड़े चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की वजह बनी, यानी ओबीसी वोट बैंक। लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधना बीजेपी के लिए आसान नहीं लग रहा। अमित शाह से मुलाकात के बाद भी संजय निषाद के तेवर बागी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अब डिप्टी सीएम बनने की मांग रख दी है। हमारे लोग तो हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं तो उन्हें सलाह दे रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री बना दे और वो वोट आ जाएगा। मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं कि भाई 160 सीटें निषाद बाउल है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां निषाद न हो। मछुआरे, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कांवर, दीवार, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये ऑफर दे रहे हैं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भाजपा बनाए? भाई उनके ऊपर हो। बड़े भाई हैं, बड़े छोटे भाई को कैसे रखते हैं। और कोई छोटा भाई कभी नहीं चाहेगा बड़ा भाई दुखी रहे। हम कभी नहीं चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी हार जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की गति होगी या नहीं होगी, लेकिन निषाद पार्टी को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो निषाद पार्टी कहां रहेगी? इसलिए उनका वजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर ही निर्भर है। संजय निषाद की इस मांग के पीछे खड़ा ताकतवर निषाद वोट बैंक है। 2016 में गठित निषाद पार्टी का खासकर निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार और बिंद बिरादरियों में अच्छा असर माना जाता है। पूर्वांचल की लगभग 25 लोकसभा सीटों पर निषाद मतदाताओं की अच्छी पैठ मानी जाती है। यूपी की वाराणसी और गोरखपुर लोकसभा सीट पर निषाद मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं। गोरखपुर मंडल की सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में निषाद बिरादरी की मजबूत दखल है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में कुल 4 लाख वोटरों में करीब 50,000 निषाद वोटर हैं। निषाद वोट की ही ताकत थी कि योगी के सीएम बनने के बाद जब गोरखपुर में 2018 लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो यहां निषाद पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर की सीट पर कब्जा कर लिया, जो कि योगी आदित्यनाथ की सीट थी। हालांकि बाद में प्रवीण निषाद को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया, जिन्हें 2019 में बीजेपी ने संत कबीर नगर सीट से टिकट दिया, जहां उन्होंने जीत हासिल की। अखिलेश ने पूर्वांचल के लिए जहां निषाद पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया, वहीं प्रियंका गांधी भी जब मोदी के गढ़ वाराणसी में पहुंची तो वोट यात्रा करके निषादों का दिल जीतने की कोशिश की, जहां वो प्रयागराज से वाराणसी का सफर नाव पर करती नजर आई। हालांकि गोरखपुर में निषाद के साथ खींचतान की कहानी बहुत पुरानी है। 90 के दशक में जमुना निषाद तब सुर्खियों में आए जब उनकी गिनती ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के करीबी के रूप में होने लगी। हालांकि बदले राजनीतिक माहौल में जमुना निषाद गोरक्ष पीठ के विरोध में खड़े हो गए। निषाद बिरादरी में आए राजनीतिक चेतना के बल पर एसपी के टिकट पर जमुना निषाद ने लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दी।
1999 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम अंतर 7,339 वोट से योगी को जीत मिली। योगी आदित्यनाथ का भले ही गोरखपुर में दबदबा हो, लेकिन 2014 से पहले तक गोरखपुर की आसपास की सीटों पर बीजेपी नदारद रही। लेकिन जब अमित शाह ने अपना ओबीसी फॉर्मूला तैयार किया तो इस लिस्ट में निषाद वोटरों को ध्यान में रखा और पूर्वांचल में यह फॉर्मूला जबरदस्त हिट रहा। गोरखपुर में एसपी के पूर्व सांसद रहे जमुना निषाद की पत्नी राजमती निषाद और उनके बेटे अमरिंद्र निषाद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। फतेहपुर लोकसभा सीट से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का टिकट बीजेपी ने सिर्फ इसलिए नहीं काटा क्योंकि वो निषाद बिरादरी से हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से सटी हुई लोकसभा मछली शहर से बीजेपी के रामचरित्र निषाद सांसद हैं। अब संजय निषाद की मांग ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पूर्वांचल में पहले राजभर की नाराजगी और अब संजय निषाद की मांग बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सत्यम मिश्रा के साथ समर्थ, लखनऊ, आज तक। रामायण में प्रसंग है, भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण को केवट गंगा नदी पार कराते हैं। केवट को निषाद अपना आराध्य मानते हैं और इसी निषाद वोटर्स की लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त संजय निषाद की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक चल रही है, जहां उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे यूपी में बीजेपी की वापसी का फॉर्मूला 2013 से अमित शाह ने तैयार किया, जहां ओबीसी वोट और सवर्ण वोट को एक मंच पर लाया गया, जिस पर हिंदुत्व का तड़का लगाया गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से, देखिए, क्षत्रिय चेहरा और हिंदुत्व का चेहरा के तौर पर योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया, जो 5 बार गोरखपुर के लोकसभा सीट पर लगातार विजयी हो रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया ओबीसी चेहरा के तौर पर, और यकीनन गैर यादव ओबीसी जो है तकरीबन 32% उनकी आबादी है और 10-11% यादव वोटर्स को आप जोड़ दें। हालांकि उनमें से बहुत कम प्रतिशत ऐसा रहा जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। वहीं दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर 11% ब्राह्मण वोटर हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इस तरह से सवर्ण आ जाते हैं तकरीबन 19% के आसपास, गैर यादव ओबीसी 32% के आसपास, और इस तरह से इन दोनों को अगर हम मिला लें तो 51%। और इन 3 चेहरों को 2017 के चुनाव के बाद आगे किया गया था। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी जी को बनाया गया तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। और यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए, बीजेपी के ओबीसी चेहरों की लड़ाई किस तरह से लगातार वहां पर चल रही है। गैर यादव ओबीसी में भी कई फाड़ बने जिन्हें अलग अलग साधने की कोशिश की गई। अलग पार्टी के ओबीसी चेहरों को बीजेपी अपने साथ लेकर आई, जिनकी नाराजगी भी कई बार देखने को मिली है। यहां देखिए, केशव प्रसाद मौर्य तकरीबन 4 से 5%, डिप्टी सीएम इनको बना दिया गया और उसके भरोसे 32% जो ओबीसी वोटर थे उनको लाने के बाद ये बीजेपी ने अपने बलबूते कोशिश की थी। अनुप्रिया पटेल जो कि सहयोगी हैं, 5% उनकी जाति के लोग आते हैं, जिनको पिछली बार तो 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में दर्जा दिया गया था, लेकिन इस बार अभी तक बातचीत चल रही है। ओपी राजभर 3%, जबकि अब नहीं है, फिलहाल वो अलग हो चुके हैं। संजय निषाद ये दावा कर रहे हैं कि 18%, लेकिन उनके दावे में कितना दम है इसका फैसला तो बीजेपी आला कमान को करना है कि क्या उनकी बातों को वो मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हुए बात धर्म के नाम पर फैलाए गए सबसे बड़े अधर्म की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मामला विस्तारित होता जा रहा है। उमर गौतम नाम के आरोपी के जो पुराने वीडियो सामने आए हैं उनमें हैरान करने वाला कबूलनामा है। और इतना ही नहीं, जांच के बाद मालूम चला है कि धर्मांतरण का ये रैकेट अकेले यूपी ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर फैला हुआ है। और इन सब में धर्मांतरण कराने वाला सबसे बड़ा चेहरा जाकिर नाइक भी शामिल है। उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ। ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। धर्म के नाम पर अधर्म की सबसे बड़ी गवाही है ये, और कबूल करने वाला वही उमर गौतम है जो सलाखों के पीछे है। लेकिन उमर गौतम का ये वीडियो बताता है कि कैसे इसने अधर्म का आकाश रचा था। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा।
और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। यही उमर गौतम बताता है कि कैसे उसने अपने दोस्त का धर्म परिवर्तन कराया। अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तस्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। उमर गौतम का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ दिल्ली यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि बताया जाता है कि इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड तक में उमर धर्मांतरण का धंधा चलाता था। लेकिन धर्मांतरण के इस गुनाह का खुलासा हुआ तो सुर्खियों में वो इस्लामी धर्म गुरु आ गया, जिसे धर्मांतरण के खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। जी हाँ, जाकिर नाइक। धर्मांतरण में गिरफ्तार उमर गौतम और मोहम्मद जहांगीर के मामले में जाकिर नाइक का कनेक्शन भी जुड़ गया है। आज तक को खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी साजिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों की नजर यहाँ के एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं पर है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के जरिए 60 से ज्यादा दावा सेंटर देश में मौजूद हैं, जो धर्म परिवर्तन के काम में लगे हैं। सेंटर पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद कई एनजीओ से धर्म परिवर्तन की आड़ में फंडिंग की बड़ी जानकारी है। भारत में एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड कई एनजीओ में पैसा आने की जानकारी भी मिली है। आज तक को सूत्रों से खबर मिली है कि गृह मंत्रालय एफसीआरए में रजिस्टर्ड इन एनजीओ पर कार्रवाई जल्द ही कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ट्रांसलेटर मूक बधिर लोगों की जानकारी देता था, जिनको आईडीसी टारगेट कर धर्म परिवर्तन कराता था। सूत्रों के मुताबिक आईडीसी का कनेक्शन जाकिर नाइक के सहयोगी डॉक्टर बिलाल फिलिप से है, जो कतर में मौजूद इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में काम करता है। मामला बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के स्कूलों से लेकर इंग्लैंड, पोलैंड तक देखते जाइए साजिशों की अभी कितनी परतें खुलेंगी। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। इधर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें कश्मीर के आला नेताओं की मौजूदगी होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी पर भी अलर्ट है। वहीं 48 घंटे के लिए हाई इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बड़ी बैठक यह है, मोदी की बैठक में शामिल होने के लिए महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच गई हैं। वहीं बाकी नेता भी कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इन सब के बीच आज तक संवाददाता अशरफ वाणी ने महबूबा मुफ्ती से बातचीत की, जिन्होंने खुले विचार के साथ मीटिंग में शामिल होने की बात कही है। हम इस वक्त उसी जहाज में हैं जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती दिल्ली के लिए रवाना हुई श्रीनगर से, और साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं की मांगों को लेकर पूरा जो ये फोकस है प्रधानमंत्री की साल पार्टी मीटिंग का है। महबूबा जी बात नहीं करना चाहते हैं मीटिंग से पहले, लेकिन फिर भी हम उनसे जानना चाहेंगे। महबूबा जी, दरअसल आपने जो कल कहा कि हम खुली मन और खुली बात लेकर दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या पहले आप ये मन बना रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर साहब को गुपकार एलायंस की तरफ से भेजा जाए, ये काफी देर से फैसला हुआ, कल आपने कहा कि नहीं चलो मैं भी चलती हूं, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप खुले मन से जा रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। थैंक यू। नहीं, एक ही बात जानना चाहेंगे, आपकी मांगे काफी बार बार। कल वैसे महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी तरफ से पूरी बात जो है सामने रखी है। वो जो चाहती है, उन्होंने
मीटिंग के बाद ही उसका खुलासा किया था कि खास तौर से 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अगर कश्मीर में अमन लौटाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार को कुछ पहल करनी पड़ेगी, जैसे कि जो लोग जेलों में हैं, जो कल भी महबूबा जी ने बात कही कि उनको छोड़ा जाए। साथ ही साथ जो कश्मीर में व्यवसाय बैठा है, पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगातार कई महीनों तक कश्मीर बंद हो जाने से और बाद में फिर कोरोना वायरस से। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि डायलॉग, वो बिलीव करती है, वो उनकी पार्टी का बेसिक फंडामेंटल है। और जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार भी चलती थी तब भी उनका इसी बात पर जोर था कि बातचीत से ही मुद्दों का निपटारा होगा, चाहे फिर वो बातचीत हुर्रियत नेताओं से हो या फिर पाकिस्तान से। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, दिल्ली श्रीनगर से दिल्ली जाने वाले जहाज से आज तक। बातचीत से ही यकीनन बात बनेगी और संवाद की सबसे बड़ी पहल कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से की गई है। इस पर कल क्या होता है, दिन भर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए खेल की दुनिया से बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया मुश्किल में है। उसकी दूसरी पारी 170 रन पर ही सिमट गई है। टॉप ऑर्डर ने उसकी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। चेतेश्वर पुजारा 15, विराट कोहली 13 रन बनाकर ही आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे ने 15 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 41 रनों की पारी खेली। भारत ने न्यूजीलैंड को 139 रन का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन पानी की मनमानी हमारी खास पेशकश ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक।